Hello everyone. Now we will do some more questions in order to cover our topic arithmetic progression. Okay. तो एक सवाल और लिया मैंने. If fourth term of the AP is zero, क्या कह रहा है? If fourth term of an AP is zero, then prove that 25th term is triplet of its 11th term. इस AP का fourth term क्या है? जीरो है. तो हमें गिवन क्या है? T4. T4 कितना है हमारा? जीरो. तो लिख लेते हैं यहाँ पे T4 इक्वल टू कितना है? जीरो. ये गिवन है हमें. If fourth term of an AP is zero, prove that 25th term is triplet of its 11th term. तो ये जो 25th टर्म है ये 11th टर्म का ट्रिपलेट है. मतलब 11th टर्म का हमें 3 टाइम्स करने पे इसके बराबर आता है. तो ठीक है, 11th टर्म का हम 3 टाइम कर देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई. अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पे ठीक है और हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है 25th टर्म. तो ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ लिख लेते हैं प्रूव डैट. हमें प्रूव करना है प्रूव डैट. ठीक, ये प्रूव करना है कि जो इस एपी का 25th टर्म है वो 11th टर्म का 3 टाइम्स है. अच्छा, बात की जाए एपी की तो हमें यहाँ एपी पता है? नहीं पता है. जब कभी भी हमें एपी नहीं पता होगी तो हम लेट कर लेंगे. एक एपी है मेरे पास. फर्स्ट टर्म उसका क्या है? लेट फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं? डी. कॉमन डिफरेंस को क्या ले रहे हैं? कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, वो हमने क्या ले लिया? डी. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ एपी नहीं पता है तो हमें वेरिएबल के टर्म्स में एपी को लिखना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ना. ठीक, अब पहली स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी वो क्या गिवन थी कि इसका फोर्थ टर्म कितना है? जीरो. इट मीन्स T4 कितना है? जीरो. तो T4 कितना हो जाएगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू जीरो. तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर T4 टर्म जीरो है इट मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू जीरो है. ये हमें पता है. ठीक, हमें प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है. तो जो हमें प्रूव करना है हम उसका LHS लेंगे, हम उसका RHS लेंगे और सॉल्व करके इक्वल ले आएंगे. ठीक है, तो इसका हमने LHS लिया तो कितना लिखा है? T25. तो जरा देख लेते हैं हमारा T25 कितना आ रहा है. यही कर लेते हैं T25. तो T25 हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी. तो ये कितना आ गया? a. अब हम चाहें तो यहाँ पे a की वैल्यू d के फॉर्म में रख सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना है? माइनस का 3d. वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो a इक्वल टू हमने यहाँ पुट कर दिया. ये a की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3d प्लस ये कितना आ गया? 24d. सो दिस इज इक्वल टू 21d. तो मेरा T25 कितना आ गया? T25 मतलब 25th टर्म मेरा आ गया 21d. ओके, सो नाउ हम फाइंड कर लेते हैं T11. फिर उसका 3 टाइम करेंगे. ये मैंने क्या निकाल लिया? LHS निकाल लिया. ठीक है, जो हमें प्रूव करना है हमें उसका LHS लिख लिया. वो कितना आ गया? 21d आ गया. इसका मैंने यूज करके लिख लिया. ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं. T11 कितना आ रहा है? T11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज इक्वल टू a की जगह माइनस का 3d रख देंगे प्लस 10d. सो दिस इज इक्वल टू 7d. T11 कितना आ गया? 7d. और हमें क्या प्रूफ करना था कि T11 का 3 टाइम्स करने में 25th टर्म आना चाहिए. और जरा इसका 3 इंटू T11 कर लो तो कितना आ जाएगा? 7d इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू 21d. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो 25th टर्म है वो 21d आ रहा है. और ये 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म कितना भी आ रहा है? वो भी 21d आ रहा है. इट मीन्स हेंस ये प्रूव हो गया. इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि 25th टर्म जो है वो 11 टर्म्स के 3 टाइम्स के बराबर है. हेंस वी कैन से दैट 25th टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11. सो बहुत इजी सवाल है. ठीक है, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये थी कि जब कभी भी एपी में हमें कोई भी एपी ना दी हो सवाल में तो हम उस एपी को लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, लेट कर लेते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी एपी अगर हमें फाइंड करनी है तो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो वो हमने लेट कर लिए और सॉल्व कर लिया. ठीक है, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस. सम मोर एग्जांपल्स वी हैव टू डू. बहुत अच्छे सवाल होते हैं, बहुत अच्छे से सवाल. आप इसके अलावा भी बहुत सवाल तुम लोगों को करने हैं. ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा तो आप हर तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो. ठीक, नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म if
5 times the fifth term of an AP is equal to 7 times the seventh term। ठीक, ये दिया हुआ है कि ये 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेवन टर्म। एक ही एपी है, उसके फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स करने पे और जो भी आता है वो बराबर है किसके, उसी एपी के 7 टर्म का 7 टाइम्स करने पे। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड इज 12 टर्म, फाइंड इट्स 12th टर्म। हमें इसका 12वां टर्म निकालना है। अच्छा, किसी भी एपी का हमें अगर 12वां टर्म निकालना है या कोई भी टर्म निकालना है तो हमें क्या चाहिए, पता करना होता है सिर्फ ए और डी, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, T12 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बची, ए और डी। जैसे हमें उस एपी का फर्स्ट सम ए पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, हमें टर्म पता चल जाएगा। तो जो मेन दो चीजें होती है वो फर्स्ट सम एंड कॉमन डिफरेंस होता है। इट मीन्स जो भी इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है हमें, वो हमें ए और डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली में हमें ए प्लस ये 11d है, हमें इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक, ये मेरा सवाल है, 12 टर्म निकालना है, इसका मतलब हमें a प्लस 11d की वैल्यू निकालनी है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन से हमें a और d अलग अलग मिलने वाला है, क्या अलग अलग मिलेगा वो हम यहाँ रख के T12 निकालेंगे, 12 टर्म निकालेंगे, या हमें ये एज इट इज a प्लस 11d की वैल्यू देगा, ये हमें नहीं पता। ये हम सवाल करेंगे तब पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या a और d की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू मिलेगी, फिर हम वो यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, या हमें a प्लस 11d की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो हम यहाँ देख लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी वही कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, इट मींस 5 इंटू T5 बराबर है किसके, 7 टाइम्स द 7 टर्म्स के, इसका मतलब 7 टाइम्स द 7 टर्म, ये दिया हुआ था। यहाँ पे भी हमें कोई एपी नहीं पता, इसका मतलब हमने ए और डी ले लिया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ बार बार नहीं लिख रहे हैं, अगर हम किसी क्वेश्चन में भूल जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एपी नहीं दिए तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल ए और डी। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कितना होता है मेरा, ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं हर बार 5 माइनस 1 करके लिख रहा हूँ, अभी कुछ सवालों को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा a प्लस 4d, यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से। ठीक है, तो ये a प्लस 4d हो गया। ठीक है, 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 7 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इट मीन्स 6d। ठीक, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5a प्लस 20d इक्वल टू 7a प्लस 42d। ठीक, ए वाले सारे एक साइड कर लेते हैं, डी डी सबको एक साथ ले आते हैं, तो आ जाएगा ये 5a, या इससे छोटा ही उसको उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा 7a माइनस 5a प्लस 42d माइनस 20d इक्वल टू, ये सारा उधर चला गया, तो इस तरफ जीरो बचा था इक्वल टू में, तो उसको इधर भी लिख सकते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू ये आ गया 2a प्लस ये कितना आ गया मेरा 22d आ गया। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 0। ये 2 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, सो a प्लस 11d इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे a और d की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू नहीं मिली है कि वो वहाँ जाके रख दे, हमें a प्लस 11d की वैल्यू चाहिए थी, जो इंफॉर्मेशन उसने दी थी उससे हमें a प्लस 11d की डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई विच इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट दिस इज T12, खुद ही T12 है जो कि 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इस एपी का 12 टर्म कितना है, 0। ये जो भी एपी है जिसका 5 टर्म 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म अगर 7 टाइम्स द 7 टर्म के बराबर है, अगर किसी एपी का 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द 7 टर्म, इट मींस उस एपी का 12 टर्म क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस। ये भी एक अच्छा सवाल था। ठीक है, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, बार बार कह रहा हूँ मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिससे तुम लोग को ज़्यादा समझ में आए और तुम भी उतनी ही मेहनत करो। ठीक है, जिससे सारी चीज़ें कवर हो, सारे के साथ जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि सवाल देख लिए, सवाल में एक्सरसाइज मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं की, अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइंड if the seventh term
7 term of an AP is 32 and its 13 term is 62. तो क्या कह रहा है? If the 7 term of AP is 32 and its 13 term is 62, find the AP. ये सवाल भी इजी है। इस सवाल को हमने यहाँ रखा क्यों? डिस्कस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक मेन मेंटलिटी यहाँ निकल के आने वाली है कि मैक्सिमम सवाल में होता क्या है वो यहाँ से पता चलने वाला है कि अगर हमें किसी भी सवाल में एपी को फाइंड करना है तो हमने तुम्हें बताया है किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, विच इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। उस एपी का फर्स्ट टर्म पता हो, उस एपी का कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम उस एपी को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ दो चीज़ें निकालनी है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या मैक्सिमम सवालों में आगे क्या मिलने वाला है तुम लोगों को कि जब कभी भी हमें एपी निकालनी होगी तो वहाँ मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, दो इक्वेशंस बननी होंगी। जैसे हम लोग वेरिएबल, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा होता है 3x + 2y = 7 और ये लिखा है 4x + y = 9, जो भी लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा, x और y। वो सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी सॉल्व करके मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आती है ना, ठीक है। सिमिलरली इस तरह के सवालों में क्या होगा, जब कभी हमें दो स्टेटमेंट लिखी होगी तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब हमें एपी निकालनी होती है तो वहां पे भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बननी होती है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड d, कॉमन है स्मॉल a स्मॉल d के फॉर्म में। यहाँ पे भी दो इक्वेशंस बनेगी और उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरा स्मॉल a स्मॉल d आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी a और d के फॉर्म में। तो देख लेते हैं मेरा पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ इफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 32, इट मींस 7 टर्म कितना दिया हुआ है 32, इट मींस a + 6d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32, 7 - 1 6d, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और उसके बाद क्या करें, एंड इज 38 टर्म इज 62, इसका जो 13 टर्म है वो कितना है 62, इट मींस ये है a प्लस, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि एक ही एपी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई दो एपी नहीं है। 7 टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड इट्स 13 टर्म, इट्स मतलब वही एपी है, उसका 13 टर्म क्या है ये, इसलिए हमने यहाँ स्मॉल a स्मॉल d लिया। अगर यहाँ दो अलग अलग एपी होती तो यहाँ पहले वाले का अगर मैं फर्स्ट टर्म स्मॉल a स्मॉल d लिया है तो सेकंड वाले का मैं कैपिटल A और कैपिटल D, मतलब कुछ भी डिफर करने के लिए कुछ भी अलग वेरिएबल लेना पड़ता अगर दो अलग अलग एपी होती। अगर सेम एपी है तो फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होगा, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में सेम एपी है, ठीक। ये आ जाएगा a + 13 - 1 12 d = 62। तो मेरे पास अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो a और d आ जाएगा, और जैसे a और d आ जाएगा AP आ जाएगी, a + d a + 2d a + 3d करके एंड सो ऑन, जितने टर्म निकालने होंगे निकाल लेंगे। तो फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक। तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग को पता होता है कि सॉल्व करने के लिए या तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें पहले से ही मिल गया, a और a का कॉमन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों क्या कर देंगे, सेपरेट करा देंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -6d इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -30, ठीक है ना। ये भी माइनस का ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d इक्वल टू आ जाएगा 30/6, इट मींस 5। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, d 5 आ गया। अब d को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो a प्लस हमने इसमें पुट कर दिया 6 × d कितना है 5 = 32, तो a इक्वल टू कितना आ गया 32 - 30, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। तो ये मेरा सवाल था, बहुत सरल। तो हमें क्या निकालना था, एपी निकालना था। हमने कहा किसी भी एपी को निकालेंगे हमें स्मॉल a स्मॉल d मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मेरा आ गया 2 और 5। तो मेरी एपी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो 2 + 5 तो 7, फिर 7 + 5 तो 12 एंड सो ऑन 8, ठीक है। तो 2, 7 एंड 12, तो ये इस एपी के मेरे टर्म आ गए एंड सो ऑन, जितने भी निकालने होंगे। तो मेरी एपी क्या आ गई 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, ओके।
तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनती है, उनको सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे, एपी निकाल लेंगे। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of the AP and the AP is, for what value of n are the nth term of this AP and this AP are equal। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nवें टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, n की किस वैल्यू के लिए, मतलब हमने कहा अगर n की मान लो आंसर यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब इस AP का, अगर n की वैल्यू 5 है इसका मतलब इस AP का 5वां टर्म इस दोनों AP का क्या है, इक्वल है। तो वही हमें पता करना है इस AP का कौन सा टर्म इक्वल है। इस AP का 10वां टर्म आपस में इक्वल है, 2 AP है यहाँ पे, इन दोनों AP का 50वां टर्म आपस में इक्वल है, क्या इन दोनों AP का 26 टर्म आपस में इक्वल है। तो हमें यही फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इन दोनों AP का आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वही n की वैल्यू निकालनी, आर द nth टर्म ऑफ दिस टू APs आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 AP है। ठीक है, तो इस वाले AP के nवें टर्म को हम लोग Tn ले रहे हैं और इस वाले AP के nवें टर्म को हम लोग ले रहे हैं Tn डैश। तो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों AP के nवें टर्म बराबर है तो वो n की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन सा टर्म होगा, 50वां, 60वां, 26वां, 25वां, कौन सा। ठीक, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई, इस AP का nवां टर्म निकाल लेते हैं। इस AP का nवां टर्म क्या होगा, इसका a क्या है 63 प्लस n माइनस 1, इसका d कितना आएगा 2। ओके, इस AP का ये nवां टर्म है और इस AP का ये nवां टर्म है, और तुमने कहा था ये बराबर है तो हम बराबर कर देंगे और निकाल लेंगे कि कौन सा टर्म 50वां टर्म आपस में इक्वल है कि 60वां, कि कौन सा टर्म है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, इसके लिए a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, इसके लिए d कितना है 7। ठीक, तो बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या था, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे n निकल आएगा। तो ये सवाल का कैलकुलेशन टफ नहीं है, लेकिन सवाल का है समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल में हमें करना क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो इस सवाल में उसने क्या कहा था कि इस AP का कौन सा टर्म आपस में इक्वल है। इट मीन्स अब ज़्यादा समझ में आएगा, अगर हम बोलेंगे इस AP का, हमें ये पता करना है कि इस AP का 25वां टर्म आपस में इक्वल है, इस AP का 50वां टर्म आपस में इक्वल है, हमें ये फाइंड करना है इस AP का कौन सा टर्म आपस में इक्वल है। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट इस दोनों AP के nवें टर्म इक्वल है। हालांकि वो लिखा भी हुआ था कि nवां टर्म इक्वल है, तो nवां टर्म इक्वल है, वो n पूछ रहा था कौन सा है, मतलब 25वां है 50वां है क्या है, तो हम दोनों के nवें टर्म को इक्वल कर लेंगे, सॉल्व करके n आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 63 प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ n उस तरफ ले जाते हैं, सारे नंबर इस तरफ ले आते हैं, तो 63 में 2 गया तो आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू क्या जाएगा मेरा माइनस का 4 प्लस का 7n, नंबर इधर आ गया तो 61 प्लस 4 हो गया, वो 7n माइनस 2n हो गया, तो ये आ गया 65 इक्वल टू ये हो गया 5n, तो n इक्वल टू हो गया मेरा 65 अपॉन, ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये n इक्वल टू कितना आ गया 13। इट मीन्स इन दोनों AP के कौन सा टर्म इक्वल है, इन दोनों AP का 30th टर्म, इन दोनों AP का 30th टर्म क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ निकाल लोगे इसका T13 इसका निकाल लेना, T13 इसका निकाल लेना, दोनों का सेम आ रहा होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर 2 और 3 क्वेश्चंस और मोर। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सारे बहुत ध्यान से देखोगे तो इजीली एक्सरसाइज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सारा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। अब लिखा हुआ है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7। क्वेश्चन क्या है मेरा कि हाउ मेनी 3 digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मान लो बहुत रैंडम कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ तो पहले तो यही नहीं समझ में आएगा कि ये एपी का सवाल है कि नहीं है, ये एपी का ही सवाल है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे तो कह रहा है इस हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर बताओ जो कि 7 से चला जाए। तो 3 डिजिट का पहला नंबर हमें बताना है 7 से चला जाए। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट का नंबर देखेंगे। तो 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है 100, यही तो होता है। तो इसमें जब हम 7 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 7 1 जा 7, ये आ गया 3 और 0 7 4 जा 28। ठीक है, इट मीन्स 98 पहले आ रहा था, वो तो 2 डिजिट का है, और 98 के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारा 105। ठीक है, तो मेरा पहला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से चला जाएगा वो है 105। ठीक, 105 मेरा पहला नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, क्योंकि इससे पीछे जाएंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर मिलेगा हमें। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो 105 है वही तो है 7 से चला जाएगा। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से चला जाएगा वो क्या है 105। अब जरा हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाला ही पता करना है, पहला पता करना है और लास्ट वाला ही पता करना है, क्योंकि इसके बाद तो हम इजीली बता सकते हैं। इसके बाद तो मेरा नंबर क्या आएगा 105 के बाद आ जाएगा 112, 7 7 ऐड करते चले जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट नंबर आते चले जाएंगे जो कि 7 से चले जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें अब क्या पता करना है, आखिरी वाला नंबर पता करना है जो कि 7 से चला जाएगा, जिसके आगे के सारे 4 डिजिट के नंबर। तो हम एक काम करेंगे, सबसे फर्स्ट 4 डिजिट का नंबर क्या आता है 1000, मतलब इससे पहले वाला 3 डिजिट का नंबर क्या आता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है यहाँ पे 999, क्योंकि इसके बाद जैसे हम एक ऐड करेंगे वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो मैं लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर 999 है, लेकिन ये 7 से नहीं जा रहा। कई बार क्या करेंगे जल्दी जल्दी में, हाँ लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या है 999, यहाँ 999 लिख देंगे और सवाल हो जाएगा गलत। 3 डिजिट के नंबर के साथ साथ ये भी तो देखो कि डिविजिबल बाय 7 भी होना चाहिए, है ना। तो ये 3 डिजिट का नंबर तो है लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लो इसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ये 7 से चला जाए, ये 7 1 जा 7, ये कितना आ गया 29, ये आ गया 7 4 जा 28, कितना आ गया 19, ये आ गया 2, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया 5, मतलब 5 यहाँ और कम कर दो। इट मीन्स जो मेरा लास्ट 3 डिजिट का नंबर मैक्सिमम है जो कि 7 से चला जाएगा वो मेरा 994 है। समझ में आ रहा है, तो ये 994। कोई कहेगा सर अब तो ये आपने ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ही, तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये है, लेकिन कौन सा वाला जो कि 7 से चला जाए। अब इसके बाद का जो भी नंबर आएगा 3 डिजिट का जो 7 से चला जाए वो है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप 7 ऐड करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ठीक है, ये आपका 1000 में। तो 994 के बाद जो मेरा 7 डिजिट का नंबर जो 7 से चला जाएगा वो नंबर जो मेरा है वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि 7 से भी चला जाए वो क्या है 994। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने एपी पता कर ली। ठीक है, इस तरीके से हमने एपी पता कर ली कि मेरा 3 डिजिट के नंबर में सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से चला जाएगा वो क्या है 105, और सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से चला जाएगा वो 994 है। अब क्या करना है, अब सिर्फ इतना ही तो पता करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, 4 नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पता करने, यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर है, गैप है ना, हमें पता करने हैं यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं, तो हमें हम पता करना है कि इस एपी में कितने नंबर हैं। तो ये सबसे पहले हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा। अगर हमें पता करना है इस एपी में कितने लोग हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे लास्ट वाले टर्म को पकड़ते हैं और हम देखते हैं ये इस एपी का कौन सा टर्म है, यही तो करते हैं ना, लास्ट वाले टर्म को पकड़ते हैं और हमें पता करना है ये इस एपी का कौन सा टर्म है, क्योंकि अगर ये इस एपी का 50वां टर्म है तो इस एपी में 50 लोग हैं, अगर इस एपी का 45वां टर्म है तो 45 टर्म है तो इस एपी में 45 लोग हैं। ठीक है ना, तो हम लेट कर लेंगे, तो हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे ये इस एपी का कौन सा टर्म है nth टर्म है। सो लेट जो मेरा nवां टर्म है वो कितना है 994। अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सरल सवाल होता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या समझना था कि 3 डिजिट के नंबर्स पहले कैसे निकालने हैं, अब फिर पता करना था कितने लोग हैं। तो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट वाले टर्म को पकड़ते हैं, उसको मान लेते हैं nवां टर्म और सॉल्व करके n आ जाता है तो पता चल जाएगा ये 50वां टर्म है तो 50 लोग हैं, ये 60वां टर्म है तो 60 लोग हैं। ठीक, सो ये आ गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। a कितना है हमारा 105 प्लस n-1, डी हमारा कितना है 7, डी कितना है 7। ठीक,
तो ये सॉल्व कर लेंगे 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994. सो दिस इज इक्वल टू 7n. 105 माइनस 7 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 98 इक्वल टू 994. 98 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7n इक्वल टू 994 माइनस 98. तो 994 माइनस 98 देख लो कितना आएगा यहाँ पे. 900 में से 2 और कम हो रहा है तो 4 और कम हो रहा है तो कितना आ जाएगा 896. ये आएगा ना. 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा कितना, ये कैरी गया. ठीक है, सही लिखा है मैंने. 896 से 4. हाँ ठीक है ना. ठीक है, तो 896 आ गया मेरा. कितना आ गया 896. तो 7n इक्वल टू 896. सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 896 डिवाइड बाई 7. सो ये आ गया 1. 7 1 जा 7 1 1 9 7 2 जा 14 7 8 जा 56. तो टोटल कितना आ गया 128. इट मीन्स कि ये जो 994 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है 128 टर्म है 994. अगर 994 इस एपी का 128 टर्म है इट मीन्स इस एपी में कितने लोग हैं, इस एपी में 128 लोग हैं. ठीक है, सो 128 टर्म्स आर इन दिस. ठीक, सो अच्छा सवाल था. नाउ वी हैव टू रिमूव दिस. बाद का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से समझने वाला है. ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ठीक है, इफ m टाइम्स द mth term is equal to n times the nth term, so find its m plus nth term. हमें क्या फाइंड करना है, इसका m plus nth term फाइंड करना है. तो क्या कह रहा है m टाइम्स द mth term. अब मेरे पास कोई एपी है जो कि मुझे यहाँ इसने नहीं बताई है तो हम लेट कर लेंगे. कोई भी एपी है उसमें m टाइम्स द mth टर्म, जो उसका mवा टर्म है उसका m गुना करेंगे, इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, n टाइम्स द nth टर्म के. ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म. हमें इसका m प्लस nth टर्म फाइंड करना है. ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ये लगेगा कि सर इस सवाल में सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू दी नहीं है. ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल है. ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लॉग में आएगा 3 या 4 मार्क्स का. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से. हम लोग क्या कह रहे हैं, m टाइम्स द mth टर्म, बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा. ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स मतलब m का गुणा हो रहा है किससे, mवें टर्म में. mth टर्म में किसका गुणा हो रहा है, m में. तो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म. हमें ये दिया हुआ है which is given. What we have to find, यहाँ लिख लेते हैं, we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस nth टर्म मतलब tm प्लस n, यही तो फाइंड करना है. tm प्लस n यही तो फाइंड करना है, इसका m प्लस nth टर्म. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी एपी नहीं है यहाँ पे, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी. तो फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया a और कॉमन डिफरेंस को हमने लेट कर लिया ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लेट कर लिया, स्मॉल डी. ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, टी एम प्लस nth टर्म. जरा इसके बारे में सोचे हमें क्या निकालना है. तो अगर इसके बारे में बहुत ध्यान से देखोगे तो हमें क्या निकालना है, टी एम प्लस nth टर्म क्या होता है, a प्लस, अगर ये mवा टर्म होता तो यहाँ m-1 होता, अब यहाँ nवा टर्म होता तो m-1 होता.
ठीक है, n माइनस वन होता है, यहाँ पे क्या है m प्लस एनवा टर्म है तो हम m प्लस n माइनस वन करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल भी उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, जो भी हम लोग प्रोसेस हर एक में करते हैं वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये एनवा टर्म होता है तो n माइनस वन लिखते, एमवा टर्म होता है तो m माइनस वन लिखते, 7 टर्म होता है तो 7 माइनस वन लिखते, यहाँ पे m प्लस एनवा टर्म है तो यहाँ पे m प्लस n माइनस वन लिखेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें सवाल में देखना है कि यहाँ पे क्या एज इट इज इसकी वैल्यू निकल के आने वाली है। जैसे एक सवाल था अभी पीछे, ठीक है, हमें वहाँ पे निकालना था उसका 12 टर्म, तो 12 टर्म में ए और पूरा 12 टर्म एज इट इज आ गया था, तो हो सकता है इसको सॉल्व करने पे एज इट इज ये बन के आ जाए। अलग अलग ए और डी बनने वाले, आप कोई पूछे सर आपको कैसे पता चला, हमें इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशंस नहीं बन रही हैं। अगर ए और डी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो वहां पे आपकी दो इक्वेशंस बननी चाहिए। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए ना। यहाँ पे सिंपली मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, तो इससे सॉल्व करके अलग अलग ए और डी नहीं निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है। व्हेन वी हैव टू फाइंड टू वैल्यूज, टू वेरिएबल, देन वी हैव टू इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ही इक्वेशन है मेरे पास, इट मीन्स हो सकता है यहाँ पे एज इट इज इसकी वैल्यू यहाँ पे बन के आ जाए। ठीक है, तो लेट अस सी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मुझे गिवन है हम उसी का यूज करने वाले हैं, तो हमें ये गिवन है हम इसका यूज करेंगे। तो m टाइम्स द m टर्म तो हमने लिखा m, और m टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा nवा टर्म, तो ये कितना है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बहुत सारे बच्चे सवाल को इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और बहुत अच्छे से सवाल हो जाएगा अगर ध्यान से करोगे एक एक स्टेप। ठीक है, तो ये m का मल्टीप्लाई होना है तो हमने मल्टीप्लाई m का अंदर करा दिया। ठीक है, ma प्लस ये एम डी हमने अभी एक साथ रखा है, अंदर नहीं भेजा है। ठीक है, कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, डी डी वाले एक तरफ किए और ए वाले एक तरफ किए, अभी हमने इनका अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया। ठीक है, सब एक तरफ कर लिए मैंने, बस डी डी वाले एक साथ कर लिए, ए वाले एक साथ कर लिए। और इस तरफ जीरो हो गया, सब इधर ले आए। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो क्या बचा, बहुत इजी लगेगा कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों में पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो सिर्फ डी कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। अब बचा क्या, m, m माइनस वन एक ब्रैकेट में, और n, n माइनस वन एक ब्रैकेट में। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ गया m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस का n। बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, और ये माइनस का m प्लस का n एक साथ लिख लिया। यहीं पे हम एक काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं सिर्फ इन दोनों टर्म में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो m जो है वो प्लस का हो जाएगा और n माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, अब देखो इस पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n। m माइनस n यहाँ से भी निकल के आ रहा है, इससे भी निकल के आ रहा है, इससे भी निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में 3 टर्म है, ये पहला है d अंदर जाएगा, ये दूसरा टर्म है d अंदर जाएगा, तीसरा टर्म है। इन तीनों टर्म में से m माइनस n कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो पहले वाले के पास क्या बचेगा, सिर्फ a, ये d था बाहर, इसके पास क्या बचा m प्लस n, इसके पास कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये m माइनस n है, ये उधर जाएगा 0 अपॉन m माइनस n, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा, a प्लस डी। ठीक है, ये बराबर हो गया 0। अब ध्यान से देखो, जो हमें निकालना था a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू, तो हमने कहा था हो सकता है यहाँ पे एज इट इज पूरी वैल्यू आ जाए, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे एक साथ आ गई। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। इट मीन्स, क्योंकि यही तो टी एम प्लस एन टर्म है,
ठीक है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ लिखे या यहाँ, बात वही है। तो इट मीन्स t m प्लस n एटम कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से बार बार देख लेना अगर कोई डाउट है, ठीक है।